हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि आप लोग जो है से कैसे हैं। और आज जो है से फाइनली हम लोग इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन जो बोला जाता है एम वीवीआई, हम इस क्वेश्चन को वीवीआई नहीं किंतु एम वीवीआई मानने वाले हैं इस वीडियोस को। एम वीवीआई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सब्जेक्टिव का क्लास होने वाला है। और वह जो होगा वह हिस्ट्री का होगा। किसका होगा? आप देख ही सकते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री और चैप्टर 1 से जितना भी महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और वह जो होगा सोल्व होगा वह किंतु ऑब्जेक्टिव नहीं किंतु आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव हम लोग सोल्व करने वाले हैं। जितना मतलब महत्वपूर्ण जो होगा दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है से मतलब सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समय न गंवाते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचता रहे। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और अभी तक मेरा नाम नहीं जानते हो तो मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है दीपू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में। ठीक है, ठीक है, तो क्या हम लोग इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करें क्या? नहीं, चलिए तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखा गया बोला गया है, आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप क्या है, सॉरी राष्ट्रवाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस लाजवाब क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? तो बोलें कि राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि भक्ति का भावना का फैलाव या विस्तार। परिभाषा के रूप में जब हम किसी भी देश के नागरिक को अपने देश के प्रति मर मिटने अथवा कुछ मिटाने की भावना का उत्पन्न होती है, वही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। मतलब समझो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि भक्ति का क्या होता है, तो भक्ति का भावना का फैलाव या विस्तार। परिभाषा के रूप में जब हम किसी भी देश के नागरिकों को अपने देश के प्रति मर मिटने अथवा कुछ दिखाने की भावना उत्पन्न होती है और वही भावना को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी भावना को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। किसी भी हालात में इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, आप लोग को 2024 बोर्ड में पूछने का बहुत ही संभावना है। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन कह रहा है कि मेजनी कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है ना कि क्वेश्चन की मेजनी कौन है। ठीक है, मेजनी जो था वह कौन है? तो बोले कि मेजनी एक सेनापति के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और साहित्यकार व्यक्ति था जिसने इटली के एकीकरण के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप के नाम से दो संस्था बनाई। कौन कौन संस्था बनाई? तो एक जो संस्था बनाई, आप एक संस्था देख सकते हैं कौन बनाए, तो वो यंग इटली बनाई। क्या बनाई? यंग इटली बनाई। और एक जो संस्था बनाई वह क्या बनाई, जल्दी सुन बताओ। और एक संस्था जो है से यंग इटली बनाई और एक संस्था और कौन बनाई, जल्दी से बताना। तो यंग यूरोप बनाया। क्या बनाया? यंग यूरोप बनाया। दो संस्था बनाई। ठीक है,
और ये इनको बारे में तो हम लोग जान लेंगे। और यही जो थे वह क्या थे, मेजनी थे। ठीक है, चलिए। और अब देख सकते हैं क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्यूशन। अभी तक मतलब आप लोग जैसे ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अंजनी क्लासेज पॉइंट के प्ले लिस्ट में आप लोग को खोल देना है और आप लोग प्ले लिस्ट में आप लोग को वीडियोस को देख लेना है। चलिए देखिए, आप लोग को जो तीसरा क्वेश्चन है वह स्क्रीन पर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। मतलब इस क्वेश्चन को पूछने बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछने का संभावना है 2024 बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है से अच्छी तरीके से याद रखिए। 2024 में पूछने का जो है से बहुत मतलब इसका जो है से संभावना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो देखिए कह रहा है, इसका उत्तर बताएंगे हम लोग कि जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी जो इस प्रकार है। ठीक है, तो इस जो जर्मनी का एकीकरण की बाधाएं थो उसको में जो फर्स्ट जो बाधाएं थी वो क्या था कि यह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, जो जर्मनी का एकीकरण था उनमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य बटा हुआ था। ठीक है, और जो इसमें ख बता रहा है वह करे कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। जर्मनी का एकीकरण के जो दूसरा बाधाएं थे वह क्या थे, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। अच्छा, इस तीसरा का इसको देख लेते हैं क्या इसका जो है वह मतलब बाधाएं थी। तो वह है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। क्या है, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ठीक है, और जो चौथा है वह है मेटरनिख का घोर प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, और जो मतलब पांचवा है वह है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक समाज तथा धार्मिक। ठीक है, और इसमें से देखिए कह रहा है क्वेश्चन था आप लोगों को कि जर्मनी के क्या क्वेश्चन कह रहा था कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं लिखे। तो देखिए इसमें अगर तीन की भी 3 से 4 तक भी लिख सकते हैं या मात्र हम 3 भी इसको जो है से क्या थी बाधाएं क ख ग 3 को भी लिखे तो कोई मतलब आंसर इसका 2 नंबर का यह पूछेगा, कोई काट नहीं सकता है टीचर। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर लगता ही होगा। और क्वेश्चन का रहा है 4 क्वेश्चन कि मेटरनिक युग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है। तो बोलेंगे कि 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक के बीच की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक युग द्वारा हम लोग उसको समझते हैं। मेटरनिक एक नए अपने शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल की अवधि को मेटरनिक युग कहा जाता है। बताओ कितना मस्त एकदम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बार यह क्वेश्चन जो है से पूछने का संभावना है और पूछे गया है बहुत बार कि मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि मेटरनिक युग क्या है। तो 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी के जो अवधि होता है उसी को लोग मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक युग मेटरनिक युग जो था वो मेटरनिक युग एक नए शासनकाल के दौरान उसने यूरोप के राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि मतलब उस जो शासन काल के जो दौरान था इतना उसमें मेहनत किया, इतना मतलब ज़बरदस्त से मेहनत किया कि जो मेटरनिक युग जो था वह बहुत अच्छी तरीके से मतलब उन लोगों के बारे में समझ लगेगा कि नहीं, जो मेटरनिक युग है वो हमारे लिए लाभदायक है। और इसी काल की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए
एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, बहुत मतलब लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस वीडियोस के अंदर जितना भी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियोस को देखना है, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए और वह अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी नंबर मार्क्स लाएँ। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन का रहा है 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन का रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो लिखे कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, जो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको में देखिए क दिया गया, क में हम लोग समझते फिर ख समझेंगे। ठीक है, तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, जो इस प्रकार है। ठीक है, जो इसको में कहा है कि राजा का किसी भी क्षेत्र में सुधार न करना। क्या है, राजा का किसी में सुधार न करना, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रूस का जार किसी भी क्षेत्र में सुधार नहीं कर सका, जिसके कारण आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हो गई तथा उद्योग धंधे नष्ट हो गए, जिससे चारों तरफ बेरोजगारी फैल गए, जो क्रांतिकारक का बन गए। बताओ, जो क्वेश्चन देख लो आप लोग को क्या पूछा था कि 1848 की जो फ्रांसीसी है उसका प्रमुख कारण क्या था। तो इसको जो प्रमुख कारण है कह रहा है कि रूस का जार किसी भी क्षेत्र के सुधार नहीं कर सका था। जो रूस का जो जार था वो किसी भी क्षेत्र को सुधार नहीं कर सका, जिसके कारण क्या हो गया जब, अच्छा एक बताना कि जब जो रूस का जो जार था वह किसी भी क्षेत्र को सुधार नहीं कर सकता, तो क्या वो 1848 का जो क्रांति था उसको सुधार कर सकता है? एकदम नहीं सुधार कर सकता है। और जिसके कारण जब सुधार नहीं कर सकता है तो उसके कारण क्या है, और जिसके कारण आर्थिक स्थिति उत्पन्न होने लगी तथा उद्योग जो है से उद्योग धंधे जो थे नष्ट होने लगे। यानी जो थोड़ा मोड़ा उद्योग जो बचा था 1848 की क्रांति में, वह क्या होने लगे, नष्ट होने लगे, धीरे धीरे खत्म होने लगे। और जब खत्म होने लगे तो किसान जो भाइयों लोग थे, किसान भाई तो उनको तो मतलब बहुत ही हानि होगा। ठीक है, और उसी में कह रहा था कि 1848 के फ्रांसीसी की क्रांति जो था वह उसका कारण क्या था। तो कारण क्या बन गया कि किसान भाइयों को वहाँ लाभ नहीं मिल रहा था, किसान भाइयों को क्या हो रहा था, वहाँ पे घाटा सहना पड़ रहा था। ठीक है, और जिसके कारण अच्छा जब किसान भाइयों को नष्ट होने लगा, जब धंधा अपने आप से लगाते हैं, मेहनत करते हैं और उनको जो है किसान भाइयों को लाभ नहीं होता है, किंतु अपने घर से देना पड़ता था, हानि होता था, तो वो इस काम को क्यों करें। फिर इसके तरफ जो है जो किसान भाइयों हैं उन लोग को बेरोजगारी फैल गया और इसी के कारण है 1848 के जो कारण है, यही कारण है, फर्स्ट कारण है। अब इसका जो दूसरा कारण है वो हम लोग विस्तार से जानते हैं। देखिए इसका जो दूसरा कारण है वह है कि राजा द्वारा वादी नीति। ठीक है, राजा द्वारा प्रतिक्रियावादी नीति, इसमें जानते हैं क्या है। तो राजा पूंजी वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक है, जो राजा था वह पूंजीपति, ठीक है, जो पूंजीपति मतलब पूंजी देखते हैं ना, वह पूंजीपति वर्ग को जो है अपने पक्ष में कर लिया था। यानी सब जैसे आप देख ही सकते हैं कि जो राजा होता है वह लोभ होता है ना, आप समझ से ही सकते हैं। और जो है वह जो राजा था वह क्या करने लगा ना कि राजा जो था से पूंजीपति वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक है, तथा समाजवादियों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं दिया। ठीक है, जो राजा था वह तो पूंजीपति जो किसान भाइयों का था वह पक्ष में अपना कर लेता कि नहीं, इसका जो किसान जो अपना काम कर रहा है उसका जो पूंजी निकलता है वह मेरा होगा, हम राजा हैं वह मेरा होगा। और ठीक है, मेरा तुमको तो हो गया, लेकिन समाजवादियों यानी जो किसान भाई था उनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा था। अगर सुविधा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो सुविधा उनको मिलता था वह अब तो राजा ले रहा है, तो उन बेचारे लोग को क्या सुविधा मिलेगा। और जिसके कारण परिणाम का स्वरूप समाजवादी राजा के खिलाफ हो गए, और इसी के कारण है फ्रांसीसी के क्रांति के कारण ये दूसरा क्रांति था। अब जानते हैं विस्तार से तीसरा क्रांति इसका क्या है। हालांकि इसमें 3 क्रांति से हम लोग ज़्यादा नहीं जानेंगे। ठीक है,
हम लोग शॉर्ट में लेकर के चलेंगे। चलिए, इसका जो तीसरा क्रांति है वह गिंजो का घोर प्रतिक्रियावादी नीति, यानी राजा फिलिप नए गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जो राजा थे वो फिलिप एक नए गीजो को जो जब अपना प्रधानमंत्री बनाए थे, वो गीजो प्रधानमंत्री बनते ही लोकतांत्रिक लागू कर दिया। बताओ, लोकतांत्रिक जो है वह लागू कर दिया, तुरंत बना प्रधानमंत्री और लोकतांत्रिक लगा दिया, यानी किसान पे बैंड कर दिया कि किसान को अब जो है से कुछ भी नहीं करना है, वो सारा जो किसान का खेत मर्यादा है वो मेरा अब हो जाएगा, मैं प्रधानमंत्री मतलब इस अथी को इस नए राज्य में प्रधानमंत्री बना हो और लागू कर दिया, जिससे जनता गिंजो के खिलाफ हो गए। जनता जो गिंजो के खिलाफ नहीं होगा, खींच नहीं उस लोगों को बढ़ेगा, गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि खिलाफ अपने जो है से ले लिया था किसान भाइयों को, तो उन लोग को पहले ही से ही घाटा होता था, हानि होता था, और बहुत अभी नुकसान हो रहा है किसान भाइयों को। और इसी जो क्रांति है वह 1848 की क्रांति है। तो बस इसमें हम लोग जो है से तीन ही वो जानेंगे। हालांकि आप देख ही सकते हैं एक घ भी दिया है और इसी तरह से ए भी दिया है, अगले भी वीडियो दिया है, हालांकि हम लोग को उतना नहीं जानना है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए 6 क्वेश्चन आप लोग को कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, जब जो इटली और जर्मनी के एकीकरण था उसमें ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो इसका जो हम लोग राइट आंसर बताएंगे, बिल्कुल राइट आंसर बताएंगे, वह बताएंगे क्या बताएंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। ठीक है, सबसे बड़ा बाधा थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। ऑस्ट्रिया का चार्ल्स था वह मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी थे, बहुत मतलब गुस्सा वाला आदमी था, बहुत खराब आदमी था। ठीक है, वह किसी भी हाल में जर्मनी और एकीकरण का नहीं होने चाहता था। ठीक है, समझ गए, यह जैसे विरोध पकड़ता है। ठीक है, विरोध क्या पकड़ता है, देखो एक भाई है इटली और एक भाई है जर्मनी, ये दोनों भाई आपस में हैं। ठीक है, एक भाई, ये दोनों समझिए कि दोनों भाई हैं। ठीक है, और ये है एक आया ऑस्ट्रिया देखिए इटली और जर्मनी जो था इतना आगे मुकामा पे पहुंचा था, इतना मतलब बहुत उनको जो है से मतलब अच्छी था, लाभ वगैरह होता था, बहुत अच्छी मतलब इनको नाम वगैरह चलता था। और जो ऑस्ट्रिया था ना वह क्या करता था ना, ऑस्ट्रिया उस पे जरता था, और जब उस पे गुस्सा करता था कितना आगे मतलब इटली और जर्मनी जैसे कितना आगे बढ़ गया, उसी में ऑस्ट्रिया के जो था से बहुत मतलब गुस्सा में रहता था। इसी प्रकार से कह रहा है कि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, किसी भी हाल में जर्मनी एकीकरण का नहीं होना चाहता था। कौन नहीं होना चाहता था, ऑस्ट्रिया नहीं करवाना चाहता था कि किसी भी हाल में जर्मनी और इटली का एकीकरण नहीं होना चाहता था। कौन नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया। उसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाली सभी आंदोलन को क्या करने लगा, बढ़ाने का प्रयास किया। अच्छा, जब ऑस्ट्रिया ने बढ़ाने का प्रयास करेगा तो इटली और जो जर्मनी जो था वह तो धीरे धीरे उसका जो स्तर है वह गिरने लगेगा। और उसी प्रकार से जो है ऑस्ट्रिया जो था वह अपने हिसाब से दिमाग लगाते रहा, लेकिन उसका जो दिमाग था वह सफल नहीं हो सका। और यही जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका थी, और उसमें ऑस्ट्रिया की हार हो गया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 7वां क्वेश्चन कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने के नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह सहायता ली। एकदम नहीं क्वेश्चन को पूछेगा, कभी भी पूछा ही नहीं गया है क्वेश्चन, कि अभी भी पूछ सकता है 2024 में। ठीक है, चलिए इस पे आप लोग यह क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट जो है, और 4 नंबर में जिससे बहुत बार पूछा गया है और पूछता है यह 4 नंबर में यह क्वेश्चन कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा
करना है। तो चलिए हम लोग चर्चा गैरिबाल्डी के बारे में जो है वह चर्चा करते हैं, क्या चर्चा थे। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग गैरिबाल्डी के चर्चा में। तो सबसे बोलेंगे गैरिबाल्डी पेशों से एक नाविक था। आप लोग एकदम बिना सोचे समझे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि गैरिबाल्डी पेशों से क्या था, तो एक नाविक था। क्या था? गैरिबाल्डी पेशों से क्या था? तो गैरिबाल्डी एक पेशों से नाविक था जो विक्टर एमेनुअल और काउंट काबूर की तरह इटली का एकीकरण चाहते थे। ठीक है, किंतु किंतु मेजनी के विचारधारा का प्रबल समर्थ थे। इसलिए उन्होंने अपने सैन्य संगठन के द्वारा 1862 ईस्वी में इटली पर किया। इटली पर आक्रमण किया। इटली पर आक्रमण किया, जहां जहां उनकी मुलाकात कांट काबूर से हुई। ठीक है, दोनों नेताओं ने बातचीत के माध्यम से अपनी मतभेद को दूर किया और वह 1862 ईस्वी में ही दक्षिण इटली को जीतकर एकीकरण के लिए विक्टर एमेनुअल और कांट काबूर के हवाले कर दिए। इन दिनों के मना करने के बावजूद भी अपनी सारों संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर एक किसान की जिंदगी बचाने लगे। बताओ कितना अच्छे काम किए हैं गैरिबाल्डी ने। ठीक है, आप सोचते ही होंगे कि गैरिबाल्डी जो है वह क्या है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन जैसे आप लोग नहीं पूछता है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन जो हम लोग कहते हैं ना, वह लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताना कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए, या बिस्मार्क का भूमिका क्या थी। तो बोलेंगे कि इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका इतिहास के पन्नों में यादगार बना रहेगा। क्योंकि जिस समय बिस्मार्क का प्रसा चांसलर नियुक्त हुए, उस समय जर्मनी कितने राज्यों में विभक्त था? जल्दी सुन बताना। तो 339 राज्यों में विभक्त था। ठीक है, कौन विभक्त था? जर्मनी विभक्त था। अपनी कूटनीतिज्ञ तथा साहस का परिचय देते हुए रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। सबसे पहले उन्होंने ऑस्ट्रिया के संधि का समाप्त किया। ठीक है, तथा प्रसा ऑस्ट्रिया के बीच 1866 ईस्वी में सेडवा का युद्ध, जिसको हम लोग सेडाउन का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडवान भी कह सकते हैं या सेडाउन के भी युद्ध कह सकते हैं। आप लोग को बिना पूछे बिना समझे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि सेडाउन का युद्ध कब हुआ था। जल्दी सुन बताना कि सेडाउन का युद्ध जो था वह कब हुआ था। सेडाउन का युद्ध जल्दी सुन बताना। तो जो सेडाउन का जो युद्ध था वह 1866 ईस्वी में हुआ था, सेडाउन का युद्ध। ठीक है, क्या आप लोग को याद हो गया? सेडाउन का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में हुआ था। आप लोग बिना पूछे बिना समझे पूछ सकते हैं आप लोग को। ठीक है, तो सेडाउन का युद्ध कब हुआ? 1866 में सेडना का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हो गया। यानी जो ऑस्ट्रिया था वो बुरी तरह से हार गया। पराजय के संग ही ऑस्ट्रिया को जर्मनी का राज वापस करना पड़ा, क्योंकि वह हार गया था जर्मनी ना। ऑस्ट्रिया पूरी तरह से जो था वह क्या कर गया था? वह हार गया था। और
यही जो है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका यही था। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन मतलब बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बना लेने के बाद मैं कहता हूँ 4 नंबर कोई भी टीचर हो इस क्वेश्चन को नहीं रोक सकता है 4 नंबर। और यह जो क्वेश्चन जो है वो 2024 में मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यह क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है और शायद इन साल भी पूछेगा। मुझे जो है वो 97% में गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। चलिए तो बताइएगा, क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, कांट कावूर, गैरीबाल्डी के योगदानों को बताना है। ठीक है, इटली के जो एकीकरण था उसमें मेजनी, कांट कावूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ कि मेजनी कौन था, मेजनी कौन था। फिर उसके बाद है कांट कावूर, कांट कावूर कौन है, और फिर गैरीबाल्डी कौन है, गैरीबाल्डी कौन है। यानी मेजनी कौन है, कांट कावूर कौन है और गैरीबाल्डी कौन है, इसके जैसे हम अलग अलग में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे जो हम लोग इसमें बात करते हैं वह बात करते हैं हम लोग। चलिए रुक जाइए 1 मिनट। चलिए तो इसका आंसर बोलेंगे कि इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान सबसे मतलब महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। 3 व्यक्ति का ना, तो जो उसमें फर्स्ट व्यक्ति थे वह मेजनी थे। कौन थे, मेजनी। तो अब थोड़ा सा लोग जानते हैं कि मेजनी के बारे में हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए हालांकि इतना नहीं लिखने का ज़रूरत है। ये जो लिखा गया है ना, इसका जो आंसर है यहाँ से इतना तक सिर्फ मेजनी के बारे में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना, तो वह मेजनी के बारे में सिर्फ इतना पढ़ना है। तो इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि इधर मैंने लिखवा चुका हूँ। क्या लिखवाया हूँ कि मेजनी कौन था, कि क्वेश्चन करना चला गया। देखिए सबसे आसान तरीका है ये। देखिए मेजनी कौन था। ठीक है, मेजनी इटली के से लेकर के यहाँ तक संस्था बन गई थी, संस्था बनाया। इतना तक हम लोग लिख लेंगे, तो उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है मेजनी के। ठीक है, चलिए तो इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं कांट कावूर के बारे में, है ना। चलिए अब जानते हैं कांट कावूर के बारे में। तो इटली के एकीकरण के दूसरे चरण कांट कावूर के योगदान से शुरू होता है। कांट कावूर एक सफल कूटनीतिज्ञ के साथ साथ राष्ट्रवादी व्यक्ति था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक है, और उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए एक मजबूत सेना तैयार करने का प्रयास किया और अपने कूटनीतिज्ञ चाल से विक्टर एमेनुअल को नज़दीक गया। विक्टर एमेनुअल को नए उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। अब कांट कावूर के हाथ में एक शक्तिशाली सेना था। उसने अपने कूटनीतिज्ञ चाल से ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ऑस्ट्रिया को पराजित कर इस प्रकार बहुत सारे क्षेत्रों को जीतकर एक मजबूत इटली का निर्माण किया। ठीक है, ये कांट कावूर के हम लोग बारे में जान लिए।
अब इसी प्रकार से जान सकते हैं किसके बारे में, गैरिबाल्डी के बारे में। तो गैरिबाल्डी के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण गैरिबाल्डी का योगदान होता है। गैरिबाल्डी पेशों से एक नाविक था। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि गैरिबाल्डी पेशों से क्या था, तो नाविक था, परंतु वह बहुत बहुत महान क्रांतिकारी था। उन्होंने जगह जगह आंदोलन करके लोगों में अपने देश के प्रति एकता, सहानुभूति, भक्ति का भाव भरा। तह जाकर इटली का एकीकरण संभव हुआ। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में लुटा देता। त्याग और बलिदान के इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया। गैरिबाल्डी शक्ति के माध्यम से दक्षिणी इटली पर आक्रमण करके दक्षिणी इटली को संगठित करना था और इसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई थी। गैरिबाल्डी द्वारा जीते गए दक्षिणी इटली को विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया था और इस प्रकार से इटली का एकीकरण जो था वह पूरा हुआ था। ठीक है, तो ये जान लिए हम लोग किसके बारे में, तो वह जान लीजिए गैरिबाल्डी के बारे में। तो तीनों को जान लिए और इसमें जो है आप लोग को पूछ सकता है क्या पूछता है, हरदम पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है कि इन तीनों के जो है लिखना है, आप लोग को चर्चा करना है। 4 नंबर के आप लोग जो है से पूछता है 4 नंबर के। ठीक है, चलिए, और इसमें जैसे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि इसकी एक क्वेश्चन और है, ये बता दीजिए क्वेश्चन को। 13 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन कह रहे कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वहार वर्ग किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, वैसे वर्ग को हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसी को हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए हम लोग जैसे सब्जेक्टिव को जैसे ख़त्म कर चुके हैं, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, है ना। ऑब्जेक्टिव भी देखना बहुत मतलब ज़रूरी होता है। वीवीआई इसमें क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कांट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, कांट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो वह जो पद पर किया था वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था कांट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने। ठीक है, आगे की गैरिबाल्डी पेशों से क्या थे। ठीक है, गैरिबाल्डी पेशों से क्या थे, तो गैरिबाल्डी पेशों से नाविक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किए थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। किसने किए थे, तो वह जो किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि जालवेरी कैसी संस्था थी। ठीक है, जालवेरी कैसी संस्था थी, तो जालवेरी कैसी संस्था थी, आप लोग बताइए कि जालवेरी कैसी संस्था थी। तो जो जालवेरी थे वह व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरी कैसी संस्था थी, तो जालवेरी जो है वह व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, जालवेरी व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, चलिए,
अगले क्वेश्चन आप लोग को जैसे स्क्रीन पर ही है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। ठीक है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, तो वह किए थे बिस्मार्क ने किए थे। किसने किए थे, तो वह किए थे बिस्मार्क ने। ठीक है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किए। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो आप लोग को पता ही होगा कि जो फ्रैंकफर्ट की संधि है वह 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान के रहा। किसको रहा, तो वह जो रहा यूनान को रहा। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन आप लोग बताइए। तो 8 क्वेश्चन कर रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो आप लोग बताइए कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो आप लोग को पता होगा कि जो नेपल्स की जो क्रांति है वह 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। ठीक है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। इस भी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जो चार्टिस्ट आंदोलन था वह कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट जो आंदोलन था वह इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, तो वह इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन को बताइए कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप जो है उसके अंतर्गत में आते हैं। किसके, यूरोप के अंतर्गत, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए हाँ, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, तो वह किसने किए थे, तो वह बुर्बो वंश ने की गई थी। किसमें, बुर्बो वंश में, यानी कि ऑप्शन सॉरी बुर्बो वंश में किया गया था। अगला देखिए 11 क्वेश्चन करा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजनी का जो संबंध है था वह किस संगठन से था, तो वह कार्बोनरी से संबंध था। किससे, कार्बोनरी से संबंध था, कार्बोनरी संगठन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था, तो वह ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो वह सेडौन में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, सेडौन में हुआ था। सेडौन में हुआ था 1870 ईस्वी में। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग 14 क्वेश्चन बताइए कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो था वो पूरा हो गया था। तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा सेडॉन का युद्ध। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो था से पूरा हो गया था, तो सेडॉन का युद्ध। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि सेडॉन का युद्ध कब हुआ था। तो मैं बता दूं कि सेडॉन का जो युद्ध है वह 1870 ईस्वी में सेडॉन का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था सेडॉन का युद्ध, तो सेडॉन का जो युद्ध है वह 1870 ईस्वी के दशक में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि युंग यूरोप। ठीक है, एक होता है युंग यूरोप और एक होता है, क्या होता है, युंग इटली। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों का जो संस्थापक है दोनों का एक ही है। ठीक है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ठीक है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, या इसी को ही पूछ सकता है कि युंग यूरोप, ठीक है, उसका संस्थापक कौन है। सॉरी, युंग इटली पूछ देगा। युंग इटली के संस्थापक कौन है, तो वह मेजनी है। कौन है, मेजनी है। चलिए अगला है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। जल्दी से बताना कि जो यूरोप का जो मरीज है वह किसे कहा जाता है। तो यूरोप का जो मरीज किसे कहा जाता है, तो वह तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है यूरोप का मरीज, तो वह जो मरीज कहा जाता है वह तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को लोग बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ठीक है, वियना कांग्रेस जो था वह कब हुआ था, बताना कि जो वियना कांग्रेस जो है वह कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया, तो वह 1832 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1832 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। तो क्वेश्चन का रहा है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। ठीक है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की, तो वह होगेन ने किए थे। किसने किए थे, होगेन ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का रहा है। तो क्वेश्चन का रहा है 20 क्वेश्चन का रहा है कि एडिना एडिनानोपोल की संधि कब हुई थी। ठीक है, एडिनानोपोल की संधि कब हुई थी, तो वह जो 1829 ईस्वी में हुआ था। नेडोना नोबेल का जो है वह संधि हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एडिनानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ठीक है, एडियानोपोल की जो संधि है वह किस दो